नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। चीन आखिर भारत से इतना आगे कैसे निकल गया? चीन ने ऐसी कौन सी नीतियों का अनुसरण किया जिसके चलते आज चीन भारत से बहुत आगे है, दुनिया में एक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। चीन जो कि भारत से 2 साल बाद आज़ाद हुआ 1949 में, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी चीन की यदि अर्थव्यवस्था की हम आज बात करें तो आज चीन की अर्थव्यवस्था 18 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, इससे कुछ अधिक 4.27 ट्रिलियन डॉलर के करीब। और चीन 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। 1990 तक चीन और भारत के बीच इतना बड़ा अंतर नहीं था। 1990 में चीन की इकोनॉमी यानी चीन की जीडीपी 360 बिलियन डॉलर के करीब थी। वहीं भारत की जीडीपी 320 बिलियन डॉलर थी, यानी बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं था। लेकिन 1990 के बाद तेजी से परिवर्तन हुआ और चीन ने इतनी तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया कि भारत से वह बहुत आगे निकल गया। इसके पीछे क्या कुछ कारण हैं, उनकी एक बड़ी उनकी श्रृंखला है, लेकिन उसमें कुछ कारणों को हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। और उसमें हम आज जानेंगे शिक्षा व्यवस्था को। चीन ने शिक्षा व्यवस्था में किस नीति का अनुसरण किया और भारत ने किस नीति का, जिसके चलते आज चीन के पास एक बेहद स्किल्ड वर्कफोर्स है और भारत में उस अपनाई गई शिक्षा नीति के चलते आज वर्कफोर्स तो है लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। और यह बड़ा सवाल भारत के सामने रहता है कि इसके चलते उसके युवाओं को रोजगार एक तो प्राप्त नहीं होता और रोजगार ना प्राप्त होने के चलते देश का जो वर्कफोर्स है, जो नौजवान हैं, उसकी ताकत का पूरा उपयोग देश की इकोनॉमी में नहीं हो पाता। देखिए, यदि बात करें चीन की साक्षरता की, आज चीन भारत से कितना आगे है। चीन में 97% लोग साक्षर कहे जाते हैं, यानी चीन की साक्षरता दर 97% है, वहीं भारत की साक्षरता दर 77% है। यदि बात करें चीन में जीवन प्रत्याशा की यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, यानी जन्म के समय व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा, ये इस पर निर्भर होती है कि आपको जीवन भर में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की मिल रही हैं, खान पान इत्यादि पर निर्भर होता है। तो जीवन प्रत्याशा में भी चीन भारत से आगे है। जहां भारत में एक व्यक्ति औसतन 70 वर्ष की आयु जी रहा है, वहीं चीन में एक व्यक्ति औसतन 77 वर्ष की आयु जी रहा है। मतलब लोग कोई इससे कम भी जीते हैं, कोई इससे ज़्यादा भी जी लेते हैं, लेकिन यदि पूरे लोगों के उम्र का औसत निकाला जाए तो भारत में एक व्यक्ति के हिस्से में 70 वर्ष की उम्र आती है और चीन में एक व्यक्ति के हिस्से में 77 वर्ष की उम्र आती है। यदि बात करें चीन और भारत के बीच व्यापार की, देखिए व्यापार में चीन भारत से इतना आगे निकल गया कि आज भारत को चीन से 95 बिलियन डॉलर के करीब की वस्तुएं लेनी पड़ती हैं। यानी चीन भारत को 95 बिलियन डॉलर की वस्तुएं बेचता है, वहीं बदले में भारत चीन को 11 बिलियन डॉलर की वस्तुएं ही बेच पाता है। लगभग 11.5 बिलियन डॉलर की वस्तुएं भारत चीन को बेच पाता है और चीन भारत को 95 बिलियन डॉलर की वस्तुएं बेचता है। ये एक बड़ा व्यापार घाटा है। और आपने देखा होगा कि इसी पर अमेरिका ने ट्रेड वॉर छेड़ दिया। चीन से कहा कि आप हमें तो बहुत अधिक वस्तुएं बेच रहे हैं लेकिन हम नहीं बेच पा रहे, इसलिए हम आप पर टैरिफ बढ़ाएंगे। और चीन ने अमेरिका को जवाब दिया। चीन ने कहा कि आप ट्रेड वॉर चाहते हैं, हम तैयार हैं, और आप किसी और तरह की वॉर चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। भारत के लोग पूछते रहे कि भारत की सरकार क्यों अमेरिका को जवाब नहीं दे रही है ट्रेड वॉर को लेकर, टैरिफ बढ़ाने को लेकर, लेकिन इसका जवाब यही है कि चीन की इकोनॉमी, चीन की अर्थव्यवस्था, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, इसलिए वह अमेरिका को सीधे सीधे जवाब दे सका। लेकिन भारत सीधे सीधे अमेरिका से इस मामले में नहीं उलझेगा। भारत इसका समाधान ढूंढेगा लेकिन अमेरिका से उलझेगा नहीं। किसी भी देश की उन्नति के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए उस देश की शिक्षा नीति का बेहतर होना आवश्यक है। और चीन ने अपनी शिक्षा नीति को लेकर जिस अप्रोच को अपनाया वह था डाउन टू अप।
इस अप्रोच के चलते चीन ने पहले निचले स्तर पर काम करने की कोशिश की, यानी बेसिक शिक्षा के लिए, मूलभूत शिक्षा के लिए। देखिए, चीन में आज़ादी से पहले ही, यानी 20वीं सदी के शुरुआत में ही इसके लेकर उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया। चीन में 1905 में ही ग्लोबल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ ही 1908 में एक शिक्षा नीति लाई गई, जिससे बेसिक एजुकेशन को लेकर उन्होंने बेसिक एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को प्रोत्साहन दिया। और इससे धीरे धीरे चीन में बेसिक एजुकेशन का प्रसार हुआ, यानी जनमानस को जो मौलिक शिक्षा होती है, प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो प्राप्त हुई। और इससे 1949 तक आते आते, यानी चीन जब आज़ाद हुआ तब तक चीन में बेसिक एजुकेशन का खूब प्रसार हो चुका था। अब चीन में 1949 में जब चीन आज़ाद होता है तो वहाँ के माओ त्से तुंग ने चीन में एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसका उन्होंने गठन किया 1949 में। उनके कार्यकाल में चीन में, क्योंकि उन्होंने पंचवर्षीय योजना चलाई और इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, यानी उद्योगों की स्थापना। अब इसके लिए स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता थी, तो औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, औद्योगिकरण को बूस्ट करने के लिए चीन के लोगों ने, जिनको कि अब बेसिक एजुकेशन मिल चुकी थी, जिनको कि जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मिल चुकी थी, उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज लेना शुरू कर दिया, यानी कि कौशल विकास से संबंधित कोर्सेज। ऐसे कोर्स जो कि आपका कौशल का विकास करते हैं, आपको स्किल्ड बनाते हैं। इसके चलते वे लोग फिर उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम कर सकते थे। तो वहाँ के लोगों ने वोकेशनल कोर्सेज देना शुरू कर दिया औद्योगिकरण को बूस्ट करने के लिए। सरकार ने इसको प्रोत्साहित किया, स्किल यानी कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रमों को या एजुकेशन को। इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर औद्योगिकरण का विकास होता रहा और लोग वोकेशनल कोर्सेज में जुड़ते रहे, यानी सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा मिला। इसके बाद 1976 में क्योंकि माओ त्से तुंग की मृत्यु हो जाती है और एक नए जो है वहाँ पर सरकार में सत्ता को संभालने के लिए वहाँ पर डेंग जियोपिंग ने सत्ता को संभाला और उनके कार्यकाल में बड़े स्तर पर शिक्षा को लेकर कार्य किए गए। उन्होंने माओ त्से तुंग की योजनाओं में बड़ा बदलाव भी किया और इसके बाद उनके समय पर चीन में सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर और टर्सरी एजुकेशन को लेकर, यानी हायर एजुकेशन को लेकर यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। इसके अलावा वहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज़ को प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर युवाओं को प्रोत्साहित किया गया और इसके लिए तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इत्यादि की स्थापना की गई। तो वहाँ पर पहले बेसिक एजुकेशन को, अगर आप समझें, वहाँ पर बेसिक एजुकेशन को पहले प्रोत्साहन दिया गया, उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी, यानी उसके बाद उन्होंने जो हायर एजुकेशन होती हैं उसके लिए उन्होंने प्रयास किए। 1986 में डेंग जियोपिंग ने चीन में 9 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा को लेकर भी उन्होंने नीति बनाई। तो इस प्रकार से चीन में अब आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि पहले बेसिक एजुकेशन को, यानी मौलिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, मास एजुकेशन को, यानी बड़ी संख्या में छात्र स्कूल कॉलेज तक पहुंच सकें, बड़ी संख्या में छात्रों तक शिक्षा पहुंच सकें, और इसी से इसके बाद उन्होंने सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर जोर दिया। तो ये था डाउन टू अप अप्रोच। तो चीन ने कुछ इस प्रकार से पहले निचले स्तर पर यानी बेसिक एजुकेशन पर काम किया, अपनी साक्षरता दर को बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन पर काम करना शुरू किया। अब हम भारत को जानेंगे, यानी भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की नीति का अनुसरण किया गया। भारत में यह ठीक उल्टा था, यानी अप टू डाउन अप्रोच। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस प्रकार का अप्रोच अपनाया गया। भारत में, क्योंकि देखिए आज़ादी से पहले तो अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार से भारत में उन्होंने, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं था, ना तो शिक्षा से, ना साक्षरता से, ना भारत की ग्रोथ से, ना इकोनॉमी से, और ना ही किसी प्रकार से भारत की समृद्धि से उन्हें कोई मतलब न था। उन्हें भारत में क्लर्क बनाने थे, उन्हें भारत में लोअर एडमिनिस्ट्रेटर कुछ चाहिए थे भारत के लोगों में, और उसके लिए उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को प्रोत्साहित किया कुछ हद तक। उन्हें बेसिक एजुकेशन में जितनी आवश्यकता थी और उसके अलावा उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन में कुछ, क्योंकि उन्हें कुछ लोअर लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए थे और कुछ क्लर्क चाहिए थे, तो इसके लिए उन्हें भारतीयों की आवश्यकता थी
और वही उन्होंने प्रयास किया। इस आधार पर अंग्रेजों ने भारत में कोई बहुत बड़े स्तर पर शिक्षा के प्रसार की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए। उन्हें प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वे भारत की उन्नति के लिए, भारत के विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए तो यहाँ थे नहीं। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से, लेकिन आज़ादी के बाद भी, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो इसके बाद भी हमारे नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है टॉप टू डाउन अप्रोच को अपनाया। यानी यहाँ पर उन्होंने जिस अप्रोच को अपनाने की कोशिश की, वहाँ उन्होंने IIT, IIM और इस तरह के उच्च स्तरीय संस्थान को बनाने की कोशिश तो की, लेकिन बेसिक शिक्षा की जो आवश्यकता थी उसे उतने बड़े स्तर पर प्रोत्साहन न मिल सका। उसे जिस स्तर पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, मूलभूत शिक्षा को, प्राइमरी शिक्षा को जिस तरह से प्रसार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और इसी वजह से भारत की जो साक्षरता दर थी वो इतनी अच्छी ना हो सकी, कभी लोगों तक शिक्षा का उतने बड़े स्तर तक प्रसार ना हो सका। तो स्किल डेवलपमेंट की बात तो बहुत दूर थी। 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार में ये फैसला लिया गया कि रूरल एरिया तक शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे, और 1986 में एक शिक्षा नीति लाई गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इससे देश के रूरल एरिया में प्राइमरी एजुकेशन की पहुंच के लिए प्रयास किए गए। 1986 में प्रयास किया गया राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। 1990 के बाद भारत की सरकारों की तरफ से कुछ प्रयास किए जाने लगे प्राइमरी एजुकेशन के प्रसार को लेकर। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की सरकारों को दशकों लग गए बेसिक एजुकेशन के महत्व को समझने के लिए, और चीन ये कार्य बहुत पूर्व में कर चुका था। तो अगर आप जानें तो RT यानी राइट टू एजुकेशन 2009 में भारत में लागू किया गया। 2009 में इस नीति को लाया गया, जिसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है, और ये जो है एक अधिकार की तरह देखा गया। तो शिक्षा के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है RT 2009 में लाया गया। तो आप कह सकते हैं कि भारत की सरकारों को बेसिक एजुकेशन के महत्व को समझने में लंबा समय लगा, और यही कारण था कि 1990 में यदि आप देखें तो चीन में जो साक्षरता दर थी वह 77% थी, वहीं भारत में यह केवल 48% थी।